सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक बहुत आम आर्थिक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार महंगाई की दर कम क्यों नहीं कर देती है, खत्म क्यों नहीं कर देती है। आम आदमी अक्सर ऐसा ही सोचते हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है। वे सोचते हैं कि सरकार कुछ भी कर सकती है। उनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन भरा हुआ है कि सरकार का मतलब जो कुछ भी कर सके। तो इसलिए वे सोचते हैं कि उनकी गरीबी ख़त्म कर दे, उनकी महंगाई ख़त्म कर दे, किसी भी चीज़ की दाम कितना भी सरकार कर सकती है, या सरकार चाहे तो मुफ्त में भी कुछ दे सकती है, क्योंकि मुफ्त में भी कुछ कुछ चीज़ें देने की आदत भी लगाई गई है। जैसे कोई बिजली मुफ्त दे रहा है, तो कोई पानी मुफ्त दे रहा है, तो कोई कुछ राशन बांट दे रहा है मुफ्त में। इससे आम लोगों में यह भ्रम फैल जाता है कि सरकार मुफ्त में उन्हें कुछ भी दे सकती है और कितना भी दे सकती है। और इस भ्रम के कारण ही वे अक्सर कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत इतनी हो गई, डीजल की कीमत इतनी हो गई, प्याज की कीमत इतनी हो गई, तो सब्जियों की कीमत इतनी हो गई, दाल की कीमत इतनी हो गई, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व के सभी देशों में ऐसा ही जनता कहती है। तो सबसे पहले हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि महंगाई में अर्थशास्त्र का कौन सा विज्ञान काम करता है। बहुत सिंपल सा एक विज्ञान काम करता है, और वह यह है मांग और आपूर्ति के सिद्धांत। इस नियम के तहत ही महंगाई या सस्ती होती है। इनके ऊपर सरकार का कुछ रेगुलेशन अवश्य ही होता है, लेकिन संपूर्ण रेगुलेशन नहीं होता है, कुछ ही होता है। जिन चीज़ों की बहुत भारी मांग हो और यदि उनकी आपूर्ति नहीं हो, उसका उतना उत्पादन नहीं हो, उत्पादन हो तो उतना भंडारण नहीं हो, भंडारण हो तो उतना वितरण नहीं हो, बाजार में ना आए, तो अन्य कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, जिसमें कि जो व्यापारी हैं वे कृत्रिम रूप से माल को जमा करके, जिसको जमाखोरी कहा जाता है, फिर उसे जब कीमतें बढ़ जाती हैं, सप्लाई को रोक देते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ जाती है तो मतलब कि सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, मांग ज़्यादा बनी हुई है क्योंकि आवश्यक चीज़ है, तो धीरे धीरे उसकी महंगाई बढ़ जाती है। तो बाद में वे अपना धीरे धीरे निकाल करके खूब मुनाफा कमाते हैं। तो यह जमाखोरी की पद्धति चलती आई है। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार किन्हीं किन्हीं चीज़ों पर टैक्स घटा सकती है अपना, और जहाँ पर जमाखोरी है वहाँ जमाखोरी को तोड़ सकती है, वितरण करा सकती है। और यदि उस चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है और वहाँ की क्षमता ऐसी है कि उत्पादन कराया जा सके, तो उत्पादन में प्रोत्साहन भी दे सकती है। तो सरकार की इतनी भूमिकाएं होती हैं, निश्चित ही होती है, परंतु इतने मात्र से सब कुछ नहीं निर्धारित हो जाएगा।
ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी उसमें जुड़ जाता है, कई सारे चार्ज जुड़ जाते हैं। पेट्रोल बढ़ेगा तो कई चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर एक बहुत सीधा सा उठता है कि अगर सरकार इसे महंगाई को ख़त्म कर सकती थी तो दुनिया के सभी सरकारें महंगाई को ख़त्म कर देती, क्योंकि उनका क्या जाता। लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त में उत्पन्न नहीं की जा सकती। अगर कोई चीज़ मुफ्त में उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो मुफ्त में बेची भी नहीं जा सकती है। उसमें मटेरियल लगा है, उसमें श्रम लगा है, उसमें टैक्स लगे हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगा है, उसमें इतने ज़्यादा जो है अगर फैक्ट्रियों में किया गया है या खेतों में किया गया है तो उसमें लागत लगी है, उस लागत का भी अपना ब्याज है, उस लागत का भी क्षरण मूल्य है। वहाँ भी मजदूर काम कर रहे हैं, उनको भी पेमेंट देने होते हैं। तो कहने का मतलब है कई अन्य चीज़ें हैं इसमें। वे लोग भी बैंक से कर्जे लिए रहते हैं तो उनको अपना किस्त देना है, तो मुफ्त में तो कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि मुफ्त में सरकार दे कैसे दे रही है, किसी को बिजली, किसी को पानी, किसी को राशन वगैरह वगैरह। असल में सरकार जब देती है मुफ्त में किसी को तो एक तरफ देती है तो दूसरी तरफ क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। तो जो आम आदमी की चीज़ें हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होते हैं या गरीब आदमी प्रभावित होता है, तो उस चीज़ में कुछ टैक्स घटा करके भी दे देती है, कुछ सब्सिडी भी दे देती है। और कभी क्या होता है कि मुफ्त में भी दे देती है। तो जब मुफ्त में देती है तो फिर दूसरी जगह से उसको मेकअप करना होता है, क्योंकि सरकार कमाती नहीं है। सरकार का काम कमाना नहीं है, ना वो कमाती है। तो जाहिर सी बात है कि वह सिर्फ प्रबंधन करती है, और प्रबंधन करने का मतलब यह हो गया कि यदि एक जगह से टैक्स छोड़ा जाता है तो दूसरी जगह टैक्स लगा दिया जाता है। तो टैक्स का शिफ्टिंग करके वो उसको मैनेज कर लेते हैं, प्रबंधन कर देते हैं। सरकार का काम प्रबंधन करना है, जो आम जनता कमाती है उसी का वह प्रबंधन करते हैं। तो सभी चीज़ों के ऊपर ऐसा नहीं किया सकता है कि बिल्कुल ही टैक्स छोड़ दिया जाएगा। फिर सरकार के विभिन्न विभाग हैं, वे कैसे चलेंगे। अब एक प्रश्न यह उठेगा, डिफेंस कैसे चलेगा, रेल, सड़क, दूरसंचार, जासूसी विभाग, पुलिस विभाग, तमाम तरह के विभाग हैं, वे कैसे चलेंगे। तो वे आम जनता की कमाई से जो टैक्स आए हैं उसी से चलते हैं। तो टैक्स को तो सरकार छोड़ नहीं सकती। दुनिया में सरकारें कितनी बनती रहीं, बदलती रहीं, लेकिन एक चीज़ अस्थायी रहा और वो है टैक्स। टैक्स घटा नहीं, बढ़ता ही रहा, क्योंकि सरकार की ज़रूरतें, खर्चे सब बढ़ते रहे, लोगों की आमदनी भी बढ़ती रही, उनके डिमांड भी बढ़ते रहे, इसलिए महंगाई भी बढ़ती रही। मांग बढ़ती रही तो महंगाई बढ़ती रही, उनकी आय भी बढ़ती रही। हम किसी भी चीज़ के मूल्य को देखेंगे तो पाएंगे कि उसका मूल्य जो है बढ़ रहा है। तो मूल्य की जो वृद्धि हो रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। तकरीबन 11% के आसपास इन्फ्लेशन रेट है, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति दर 11%, 10%, कभी कभी 9% भी हो जाता है, कभी कभी 11 से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक औसत 10 और 11 के बीच में मान लें तो इतना तो हर साल बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है। उस हिसाब से संसाधन उतने नहीं बढ़ रहे, तो महंगाई बढ़नी है।
क्योंकि इतने लोग, सभी लोग चाह रहे हैं मुझे यह मिले, लेकिन उतने तो संसाधन है नहीं, उतनी चीज़ें हैं नहीं, तो कैसे मिलेंगे। तो महंगाई बढ़ती चली जाती है। फिर आय भी बढ़ने से महंगाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि खरीदार के पास पैसे ज़्यादा हो गए, वो ज़्यादा पैसे दे के खरीद लेता है किसी चीज़ को, उससे भी महंगाई बढ़ती है। लेकिन जो अमीर आदमी है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई का। महंगाई का रोना सिर्फ मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग करता है, क्योंकि उसकी आय नहीं बढ़ रही उस अनुपात में, जिस अनुपात में सामानों की वृद्धि होती है। तो होता क्या है कि वे धीरे धीरे और गरीब होते जाते हैं। इस दुनिया में इसी का तो रेस चल रहा है, और गरीबी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि उनके पास इतना दमखम नहीं होता कि वे जो लग्जरियस आइटम है, भोग के बड़े बड़े सामान हैं, तो उन पर पैसे खर्च कर सकें। वे सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं। अब इसका असर यह होता है कि कुछ दिनों के बाद जब वे भोग के बड़े बड़े सामान नहीं खरीद पाते, जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, तो उन कंपनियों के माल रुक जाते हैं, बिक ही नहीं रहे, क्योंकि खरीदार के पास पैसे नहीं है। तो क्या होता है कि मंदी का दौर आ जाता है, क्योंकि कंपनियां उत्पादन बंद कर देंगी। फिर उत्पादन करके करेंगी क्या जब बिकेगा ही नहीं। तो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि बड़ी कंपनियां जो बनाएं और बिके भी, और बिकने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास पैसे हों, और उसके लिए यह जरूरी है कि सही वितरण हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे सारे पैसे को अपने पास खींच नहीं लें, बल्कि लोगों में भी दें। तो एक सर्कुलेशन चलता रहेगा, उत्पादन का, वितरण का, बिक्री का, इस तरह से चलता रहेगा। तो रोटेशन होता रहेगा, संसाधन भी बढ़ते जाएंगे और लोगों की मांगें भी पूरी होती जाएंगी, आपूर्ति भी बढ़ती जाएगी, महंगाई भी नियंत्रण में रहेगी। कई लोग लिस्ट दिखलाते हैं कि इस सरकार में इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कृत्रिम रूप से भी महंगाई घटा देते हैं, लेकिन वो आने वाले समय में बहुत महंगा पड़ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल के और डीजल की कीमत आप चाहें तो घटा सकते हैं, उस पर सब्सिडी दे दीजिए, है भी, घट जाएगा। लेकिन उस सब्सिडी का पैसा फिर कहाँ से आएगा? फिर दूसरी चीज़ में टैक्स लगाना पड़ेगा, या आपको अपने खर्चे घटाने पड़ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप डिफेंस बजट पर इतना खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हैं देश की रक्षा के लिए, आप उनको खरीदना बंद कर दीजिए, पैसे बचने लगेंगे, लेकिन देश की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ जाएगी, आपका देश कमज़ोर हो जाएगा। कोई भी हमला करके छीन लेगा, कोई हिस्सा आपका तोड़ देगा। बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, उन रिसर्च में बाधा पड़ जाएगी, पैसे ही नहीं रहेंगे उनको देने के। तो इसलिए यदि विकास चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो, तो सड़कें अच्छी कैसे होगी? पैसा देंगे तभी तो अच्छी होगी। अब उस पैसा से जिससे हम सड़क बना सकते थे, उससे हमने क्या किया कि चलो फ्री बिजली दे दिए। तो फ्री बिजली तो पैदा होता नहीं, तो देंगे कैसे देंगे? तो अब सड़क नहीं बनेगी, टूट फूट जाएगी। जहाँ सड़क बननी होती है 5 बरस 6 बरस में, अब बनेगी 20 बरस में। 20 बरस में बनेगी तो क्या होगा? गाड़ियाँ उसमें देरी से जाएंगी, गड्ढे हो जाएंगे, लोग गिरेंगे, एक्सीडेंट होगा, टूट फूट जाएंगे। जो गाड़ी चलनी चाहिए 15 बरस, वो 5 बरस में कबाड़ा हो जाएगी, पेट्रोल उसमें ज़्यादा लगेगा। तो इससे कई परेशानी होती है। तो तात्पर्य यह है कि स्वस्थ विकास के लिए महंगाई कोई बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि यह आपूर्ति और मांग का सिद्धांत पर आधारित है। उसको हम लोग मैनेज करके उसको जितना होना है उतना वो कर सकते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एक सीमा से ज़्यादा आप महंगाई दर नहीं घटा सकते। विशेषकर तब जब आपकी आबादी लगातार बढ़ रही है, आपकी आबादी स्थिर नहीं है और घट नहीं रही है। जब आबादी बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ने लगेगी। तो दूसरी बात यह है कि महंगाई की ज़्यादा चिंता किए बगैर, थोड़ी चिंता कीजिए, मैनेज कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा कीजिए आय बढ़ाने पर। आय जितनी बढ़ेगी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लोग आपके अमीर होते जाएंगे, खरीद लेंगे। 30 रुपया से चीनी 50 रुपया हो गया, ठीक, खरीद लेंगे। अगर हमारी आय 100 रुपया से 200 रुपया हो जाए तो हमको खरीदने में क्या है, या 150 रुपया भी हो जाए तो खरीद लेंगे। तो आय बढ़ाने के स्रोत पर ध्यान दिया जाए। दूसरी, आय बढ़ाने का उपाय क्या है? उपाय शिक्षा ही श्रेष्ठ है। जितनी बेहतर शिक्षा होगी, टेक्निकल शिक्षा होगी, प्रोफेशनल शिक्षा होगी, उतना ही समर्थ हो जाएंगे हम नई नई चीज़ को बनाने में और बढ़िया से मैनेज करने में, एक्सपोर्ट करने में, अपने सर्विस देने में। तो अच्छी शिक्षा से, हमारी सर्विस से भी बहुत कमाई हो जाएगी और हम अपने मजदूरों को, अपने कर्मचारियों को, अपने प्रोफेशनल्स को विदेश भी भेज सकते हैं, जहाँ से वे कमा करके देश में भेजें। सरकार ये कर सकती है कि विदेशों की कंपनियां चाहे कहीं की भी कंपनियां हैं, उसको यहाँ पर बढ़ावा दे सकती है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करा सकती है। इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, आय बढ़ जाएगी। यहाँ के लोगों को भी प्रेरित कर सकती है, खुद भी कई यूनिट बिठा सकती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट। इस तरीके से रोजगारी दर को बढ़ा करके, और रोजगारी दर का मतलब यह नहीं है सरकारी नौकरी मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कमाने की क्षमता, चाहे वो बिजनेस करके कमाए, नौकरी करके कमाए, या कोई प्रोडक्शन उत्पादन करके कमाए, कृषि में या उद्योग में। तो इस तरीके से सरकार आय बढ़ा सकती है। तो बेहतर है हम शिक्षा पर फोकस करें, हम शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमारा खर्च जो है वह और थोड़ा बढ़ना चाहिए, और प्राइवेट वालों को वो अलाउ करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक शिक्षा दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाए शिक्षा की, कि वहाँ से वास्तव में बेहतर एक जो है वह निकले। और सिर्फ डिग्री आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, नॉलेज आधारित, शोध आधारित, और विशेषकर टेक्निकल नॉलेज आधारित, और कितना वो परफॉर्मेंस दे सकता है, क्या वो बना सकता है, क्या समाज को दे सकता है, कितना कमा के दे सकता है, ये क्षमता जब होगी तो। डिग्री तो लोग बिना योग्यता के नकल कर करके भी ले लेंगे, उस डिग्री का उत्पादन में काम नहीं आने वाला है, वे तो एक बोझ हो जाएंगे। इसलिए गुणवत्ता आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जिसके आधार पर ही देश प्रगति कर सकता है। और जो ब्लैक मनी है, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए गए धन है, तो भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगे, इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह संपत्ति जनता में आए, कहीं रुके नहीं। किसी ने अपने घर में, आज का ही समाचार में देख रहा था, हैदराबाद में एक आदमी के यहाँ 140 करोड़ रुपया एक कंपनी का था, और फिर 140 या 43 करोड़ था, उसके यहाँ वो पकड़ा गया। वो सजा सजा करके अलमारी में रखा हुआ है पैसे को। ऐसा जब मार्केट में रन करेगा तो ही पैसा बढ़ाएगा। अगर आप पैसा को रोक देते हैं तो पैसा का अवमूल्यन होने लगता है और उसके उत्पादन की क्षमता घट जाती है। पैसा जब चलेगा तभी जा कर के वो मूल्य पैदा करता है, तब जाके उत्पादन होगा तो हमारी आय बढ़ाएगी। तो ऐसे कितने लोग हैं जो भ्रष्टाचार के जरिए उसको रोके हुए हैं। तो भ्रष्टाचार को कैसे निपटाएं? तो इसका निपटाने का बहुत सरल उपाय है कि डिजिटल करेंसी को पहले लागू कीजिए
और ये भौतिक मुद्रा है जो नोट वोट में गड्डी बना बना करके लोग रखते हैं, नोट को ख़त्म कीजिए। सब लेन देन जो है वो इंटरनेट के जरिए कीजिए, मोबाइल के जरिए कीजिए, कंप्यूटर के जरिए हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर दीजिए 100%। और इस तरह से कर दीजिए कि कोई बोल करके भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हो और सभी भाषाओं में कर सकता हो, ताकि आम आदमी भी कर सके इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ कि सभी सरकारी कार्यालयों में ब्रेन स्कैन मशीन लगा दी जाए, थॉट रीडिंग मशीन लगा दी जाए। जो एडवांस वर्जन है fMRI का, तो उसके ज़रिए जो है ब्रेन की स्कैनिंग हो जाएगी। कोई भी वो धन वो जो है, चाहे वो सोने चांदी हीरे जवाहरात के रूप में है, या फ्लैट के रूप में है, या ज़मीन जायदाद के रूप में हो, या किसी कंपनी का शेयर वेयर के रूप में हो, या बॉन्ड के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो सब निकल जाए बाहर। क्योंकि दिमाग में तो दर्ज होगा ही भ्रष्ट लोगों के, तो उसके ज़रिए हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो वो भ्रष्टाचार जब रुक जाएगा तो उसका जो पैसा है वो पब्लिक में घूमेगा, पब्लिक की आय बढ़ेगी, और उस पैसे से बहुत सारे काम होंगे जो कि रुके हुए हैं, और उस नेक लोग की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि सिस्टम पूरा ईमानदार वाला होगा। और महंगाई घटाने का एक और जरिया होता है, वह यह है कि अनावश्यक जो डिमांड होती है भोगवादी प्रवृत्ति के कारण, तो कुछ लोग जो है सादा जीवन बिताएं, तो उतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सामान अपने आप सस्ता हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा भोगवादी प्रवृत्ति में रहेंगे, एकदम दौड़ रहे हैं और सब पैसे कमाने के लिए है किए हुए रात दिन दौड़ रहे हैं, तो भाई आप अपने स्वास्थ्य का भी नुकसान करेंगे। कमाएंगे जरूर, ठीक बात है, लेकिन खर्च भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे। और कमा करके करेंगे क्या उन पैसों का, बहुत ज़्यादा पैसों का। तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की जो हवस है वह भी महंगाई को बढ़ाती है। आप उत्पादन कीजिए और खपत कम कीजिए, दीजिए ज़्यादा, लीजिए कम, तो महंगाई अपने आप घटेगी। तो यह जो श्रेष्ठ आचरण है उसके ज़रिए भी हम महंगाई को काबू में कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। अगर आपका कुछ विशेष और कमेंट हो, इसमें कुछ कहना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग कहें तो मैं उत्तर दूंगा। ओम हरि।